9 दिसंबर 2025 का दिन होता है। सर्दी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी। एक लड़की जिसका नाम शकुंतला होता है, वो अपने माता-पिता को फ़ोन करके बातचीत करना चाहती थी, लेकिन लगातार 2 दिनों से उनका नंबर जब स्विच ऑफ आ रहा था, वो अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि माता-पिता से बात नहीं हुई है, क्या हमारी बात उनसे करवा देंगे? भाई कहता है कि अभी हम बाज़ार में आए हुए हैं, शाम के समय फ़ोन करना तो आपकी बात करा देंगे। अब शाम होती है, शाम के टाइम वो भाई का भी नंबर लगाती है। अभी तक जो माता-पिता का नंबर स्विच ऑफ था, अब उसके भाई का भी नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। लड़की 2 दिन तक ट्राई करती है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर परेशान होकर के पास में ही जौनपुर सिटी के थाने में जाती है और थानेदार साहब से कहती है कि साहब, लगातार 6 दिनों से हम अपने माता-पिता और भाई से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही। लगता है वो किसी न किसी मुसीबत में है। थानेदार उस लड़की की शिकायत को दर्ज कर लेते हैं। शिकायत करने के बाद उनसे मिलने की कोशिश करते हैं और थानेदार साहब उस लड़की के माता-पिता को ढूँढ तो देते हैं, लेकिन वो जिस हाल में मिले थे, उस हाल को देखने के बाद लोगों की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो कहानी उस दिन की, उस शहर की सबसे बड़ी न्यूज़ बन जाती है। तो क्या है पूरी घटना, शुरू से आखिर तक ये जानते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होगी। ये जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जौनपुर ज़िले के अंदर एक थाना लगता है, जफराबाद थाना, उसी के पास एक इलाका लगता है अहमदपुर पुरानी गोदाम। वहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रिंकू होता है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंजीनियर होता है, कोलकाता में नौकरी करता था। नौकरी करते आते-जाते उसे एक लड़की मिलती है, वो उसको रास्ते में मिलती है और कई दिनों से वो छुट्टी लेकर नहीं गया था, करीब 2 से 3 साल हो गए थे वहीं रह रहा था। एक दिन उसको एक लड़की मिलती है, वो उससे पूछती है कि सभी लोग तो अपने घर पे आते-जाते हैं, आपका कभी मन नहीं करता, आप घर पे नहीं जाते? वो उस लड़की को बताता है कि मैं अपने माता-पिता का इकलौता बेटा हूँ और मेरे ऊपर 3 बहनों की ज़िम्मेदारी भी है, बहुत सी ज़िम्मेदारी निभानी है, इसलिए मैं घर पे नहीं पहुँच पाता। वो लड़की उसकी बातों से भावुक हो जाती है। भावुक होने के बाद अब इन लोगों के बीच आए दिन ही दोनों के बीच में बातचीत होती रहती थी। अब वो लड़की थी जो मुस्लिम थी और ये लड़का जो था हिंदू था। अब इन दोनों के बीच में बातचीत होते-होते प्रेम प्रसंग ज़्यादा बढ़ जाता है, आपस में बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं। संबंध होने के बाद अब ये आपस में शादी करना तय कर लेते हैं। तय करने के बाद अब एक निश्चित समय आता है, लड़का कहता है हम अपने घर पे जाएँगे, अपने माता-पिता को भी बताएँगे कि हम किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, उसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं। लड़का कोलकाता से छुट्टी लेकर के अपने घर पे आता है। घर पे आने के बाद पूरी बात अपने माता-पिता को बताता है कि कोलकाता की रहने वाली एक लड़की है जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसे हमें उससे मोहब्बत हो गई और हम उसके साथ अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं। उसके माता-पिता पूछते हैं कि वो लड़की कौन है, उसकी कास्ट क्या है? वो बताता है कि वो लड़की दरअसल मुस्लिम है और मुस्लिम लड़की का नाम सुनते ही उसके माता-पिता इनकार कर देते हैं। कहते हैं हम किसी अपने लड़के की किसी मुस्लिम लड़की के साथ शादी नहीं होने देंगे, नहीं तो करके देख सकते हैं। हालाँकि लड़का बहुत ज़्यादा कोशिश करता है अपने माता-पिता को मनाने की, लेकिन वो स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं। कहते हैं कि तुम अगर इस घर में उस लड़की को लेकर के आए, तो हम तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अगर उसको लेके रखना है तो बाहर ही रखना, चौखट के अंदर नहीं आने देना। लड़का कुछ इस तरीके की बातचीत करके फिर से वहीं कोलकाता चला जाता है। जाने के बाद नौकरी करता है। उस लड़की के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि वो अपने माता-पिता की बिना सहमति के उस लड़की से कोर्ट मैरिज कर लेता है और शादी कर लेता है। अच्छी खासी ज़िंदगी उसकी चल रही थी। अब माता-पिता को फ़ोन पर जब ये बात बताता है कि हमने उस लड़की से शादी कर ली है, तो माता-पिता उससे कुछ दिनों के लिए नाराज़ हो जाते हैं, उससे बोलचाल और बातचीत भी बंद कर देते हैं। लेकिन एक समय का दिन आता है, 5 दिसंबर 2025 के दिन वो लड़का अचानक सोचता है कि कई दिन हो गए हैं, अब तो शायद हमारे माता-पिता हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। तो वो अपने घर पे जौनपुर आता है। जौनपुर आने के बाद अपने घर पे जाता है, माता-पिता से मिलता है। माता-पिता ने भी कई सालें बीत चुकी थी, अपने लड़के को देखा नहीं था। देखने के बाद वो भी एकदम भावुक हो जाते हैं, गले लगते हैं, बातचीत होती है। जिसके बाद वो पूछते हैं कि उस लड़की का क्या हुआ जिस लड़की से तुमने शादी की थी? वो कहता है उस लड़की को हम लेकर के नहीं आए, वो वहीं रूम पर है, अगर आप लोग इजाज़त दें और चाहें तो हम उस लड़की को भी ला सकते हैं। लेकिन माता-पिता उससे कहते हैं कि बेटा वो लड़की मुस्लिम है, उस लड़की से तुम तलाक ले लो और तलाक लेने के बाद हम तुम्हारी शादी किसी और से करवा देंगे। वो लड़की ठीक नहीं है, जिससे हमारी इज़्ज़त और छवि दोनों को हानि पहुँचेगी। इस तरीके की बातचीत लड़के और माता-पिता के बीच में होती है। लड़का कहता है नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है जो कि वो मुस्लिम वाला हो। अब वो हिंदू रीति-रिवाज में रहती है, सारे काम वो
हिंदुओं वाले करती है। ऐसे ही माता पिता और लड़के के बीच में बातचीत चली रही थी। एक दिन आता है 9 दिसंबर 2025 के दिन, जिस दिन लड़के के पिता घर से बाहर गए हुए थे और लड़का अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा था। उनसे कह रहा था कि माँ प्लीज़ आप मान जाइए, वो लड़की बहुत ही अच्छी लड़की है, वो आपका पूरा ध्यान रखेगी, उसने मेरी खातिर अपने घर परिवार सभी को छोड़ दिया है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा गुण नहीं है जो मुस्लिम लोगों से मिलता हुआ हो। लेकिन माँ उसको मना करती है। इन दोनों माँ और बेटे के बीच में कुछ कहासुनी होती है। माँ को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है और माँ अपने बेटे के एक थप्पड़ मार देती है। इस थप्पड़ से नाराज़ होकर के ये रिंकू जो बेटा होता है, ये पास ही में जो सिलबट्टा पड़ा हुआ था, उस सिलबट्टे को उठा करके अपने माँ के सर पे दे मारता है। सिलबट्टा इतनी तेज लगता है कि माँ की खपड़ी फट जाती है और फटने के बाद वो ज़मीन पर लेटकर तड़पने लगती है। वो तड़प ही रही थी कि उसी दौरान रिंकू के पिताजी श्यामलाल की उस घर में एंट्री होती है। श्यामलाल घर में आते हैं और देखते हैं, कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपने माँ के साथ में इतना बड़ा कदम उठाया, अब तुम्हारी खैर नहीं। श्यामलाल अपनी जेब से फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन 112 नंबर डायल करने की कोशिश करते हैं। लड़के को ऐसा लगता है कि शायद अब तो हमें जेल हो जाएगी, हम बहुत बुरे फंस जाएंगे। वो फिर से लड़का वही सिलबट्टे को उठाता है। उठाने के बाद अपने पिता के भी खपरे पे एक जोर से तय मारता है, जिससे पिताजी भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब गिरने के बाद उधर माँ तड़प रही थी, इधर पिता तड़प रहे थे। अब वो सिलबट्टा को फिर से उठाता है और कई बार अपने पिता के सर में दह मारता है, जो कि उनके चेहरे का पूरी तरीके से चूरा बना देता है। और इसी तरीके से अपने माँ को भी बुरी तरह से मारता है। ये कत्ल जो उसने किया था 9 दिसंबर की शाम को 6 बजे के लगभग इन दोनों का उसने कत्ल कर दिया था, मार दिया था। मारने के बाद उनकी बॉडी के पास बैठे बैठे सोच रहा था कि अब ये आखिर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अब शायद ये अब मैं अपने आप को ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उसी दिन रात भर सोता नहीं है। उनके आसपास बैठे बैठे सुबह के 4 बज जाते हैं। फिर सोचता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, अब इनकी बॉडी को ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा। अगर किसी को पता चल गया तो हम और भी ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो अपने घर में से एक आरी उठाता है और आरी उठाने के बाद 3 टुकड़े अपने माँ के करता है, पैर अलग कर देता है और धड़ अलग कर देता है, और 3 टुकड़े अपने पिता के करता है। 3-3 टुकड़ों में दोनों बॉडी को काटने के बाद छोटे छोटे बैग होते हैं, उन बैगों के अंदर पैक करता है और पास में ही एक नदी बह रही होती है, उस नदी पर लेके जाता है। और ले जाने के बाद उन लाश के टुकड़ों को उस नदी में फेंक देता है, बैग से बाहर निकाल के, कि 2-4 दिन कटेंगे तो मछलियाँ इनको साफ़ कर देंगी, तो किसी को कुछ भी अता पता नहीं चलेगा। वो लड़का घर पे आकर के बड़े ही आराम से इत्तेफाक से घर पे रह रहा था, क्योंकि घर में केवल 3 ही सदस्य होते हैं, एक उसकी माँ और पिता और तीसरा वो बेटा। और जो उसकी 3 बहनें थीं, उन तीनों बहनों की तो शादी कर चुका था। अड़ोसियों पड़ोसियों का भी घर में आना जाना काफ़ी कम था। इसलिए जब उस लड़के की बहन जो शकुंतला होती है, एक दिन वो अपने माता पिता से बात करने की जब कोशिश कर रही थी, संपर्क नहीं हो पाता है, तभी वो जौनपुर सिटी के थाने के अंदर जाकर के शिकायती प्रार्थना पत्र देती है। जब थानेदार को इस चीज़ की सूचना मिलती है तो वो भी उस नंबर को लगाने की कोशिश कर रहे थे जो कि उसके पास था। फिर उसके भाई का नंबर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तीनों लोगों के नंबर लगातार स्विच ऑफ आते हैं तो थानेदार घर पे जाने के बाद सर्च करता है कि आखिर पता करता है आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ, इनके साथ हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन जिस वक्त एसएचओ साहब अपनी पूरी टीम के साथ घर पर जाते हैं, उस वक्त घर पे बाहर से ताला लगा हुआ था, घर के अंदर कोई भी नहीं था। और ताला को देखते हैं, आसपास मोहल्ले में अच्छी तरीके से पूछताछ करते हैं तो मोहल्ले के बताते हैं कि इनके माता पिता को तो हमने 2-4 दिन से देखा नहीं है। हाँ, एक लड़का ज़रूर रहता है, रिंकू नाम है जिसका, वो तो ज़रूर सुबह शाम को कभी कभी आता जाता है, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ पर नहीं है। पुलिस को जब इस तरीके की जानकारी मिलती है तो पुलिस उस घर का ताला तोड़ती है और तोड़ने के बाद उस घर के अंदर प्रवेश करती है। घर के अंदर कोई भी ज़बरदस्ती और फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। पूरा घर बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ सफाई थी, जैसे कि मान लो अभी यहाँ हाल ही में किसी ने अच्छी तरीके से साफ़ सफाई की हो। पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इसमें केस में हुआ क्या है। तो आखिरकार एक समय आता है जो कि 18 दिसंबर 2025 का दिन होता है, जिस दिन शाम के करीब 7:30 बजे का समय रहा होता है। ये लड़का रिंकू अपने घर के अंदर आता है और आने के बाद जो है कपड़े लत्ते उतारता है, कुछ कपड़े चेंज करता है। उसके बाद जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, 2 मिनट बाद ही पुलिस भी पीछे से पहुंच जाती है और जाकर के उससे पूछती है, कहती है कि हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं, कई दिनों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, वो इस समय कहाँ हैं। लड़का इधर उधर के बहाने मारता है, कहता है पिताजी को तो लगभग मिला करके 1 हफ्ता हो गया है, वो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर गए हुए हैं। हालांकि फ़ोन हमने भी कई बार लगाया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। जैसे ही वो आ जाएंगे वैसे ही हम उनसे
आपकी बात करवा देंगे। इस तरीके के बहाने मारता है। पुलिस आस-पास ताक-झाँक करती है तो पुलिस को कुछ संदिग्ध लगता है, उसको ऐसा लगता है कि लड़का झूठ बोल रहा है, बातें में कुछ न कुछ छुपा रहा है। पुलिस वहाँ से तो एक बार चली जाती है, दूसरा दिन आता है, 19 दिसंबर का दिन आता है। उस दिन पुलिस फ़ोन करके रिंकू उर्फ़ अम्बेश को थाने बुलाती है। थाने बुलाने के बाद फिर से पूछताछ करती है और रिंकू की बहन भी आती है, वो भी पूछताछ करती है। तो पुलिस को जब गहरा संदेह हो जाता है कि यही लड़का रिंकू ही जो कहीं न कहीं झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा है, यही कुछ न कुछ सच्चाई जानता है। पुलिस आस-पास के सभी घरों के करीब 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को जब खंगालती है और खंगालने के बाद पता करती है, तो पता चलता है कि पिछले कई दिनों से उसके माता-पिता घर से बाहर निकले ही नहीं हैं। निकला है तो केवल ये लड़का ही निकला है। एक हर 2 घंटे बाद एक बैग लेकर के कहीं न कहीं जाता था और वापसी आते समय इसके हाथ में कोई भी बैग नहीं होता था। पुलिस को ये कहानी थोड़ी संदिग्ध लगी, सीरियस लगी। उसके बाद इस लड़के को फ़ोन करके दोबारा से रिंकू उर्फ़ अम्बेश जिसका नाम होता है, दोबारा से उसको अफराबाद थाने के अंदर बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उसको वो सीसीटीवी कैमराज़ और फ़ोटो दिखाए जाते हैं कि इन बैगों के अंदर आप दिन में कम से कम 5 से 6 बार क्या लेकर के जाते हो? आखिर इनके अंदर ऐसा क्या था जो तुम लेकर के गई? जैसे ही लड़का उन फ़ोटोज़ को देखता है तो उसे सर्दी के मौसम में भी पसीने आने लगते हैं। एकदम से जैसे ही पसीने आते हैं वैसे ही पुलिस भी समझ जाती है कि ये ज़रूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। पुलिस उसको रिमांड पर लेती है और बड़ी ही सख्ती से पुलिस अपने लाहजे में आकर के जब उससे पूछताछ करती है, तो वो लड़का आखिर में टूट जाता है और टूटने के बाद वो अपनी कहानी को बताना शुरू करता है। वो बताता है कि दरअसल हमें आज से करीब 3 साल पहले एक लड़की से प्यार हुआ था, जो लड़की मुस्लिम कास्ट की थी और जिसके साथ हम शादी करना चाहते थे। हमारे माता-पिता को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। हमारा भी ये कत्ल करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन उस दिन जब हम अपनी माँ से बातचीत कर रहे थे, तब अचानक ही माँ ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया, जिस थप्पड़ को लेकर के मुझे इतना गुस्सा आ गया कि हमने अपने माताजी के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद जब उस लड़के की बहन शकुंतला को ये बात पता पता चली, जब उस भाई ने अपना बयान स्टेटमेंट जब थाने में बैठकर कबूल किया, तो बहन का रो रो करके इतना बुरा हाल हो गया। ये तो आप लोग समझ ही सकते हो। जब सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहानी न्यूज़पेपर और कई एक चैनलों पर चली, हर आदमी सोचकर ये बड़ा उदास हो रहा था, कह रहा था कि आखिर एक लड़की के पीछे अपने माता-पिता के साथ इतना बड़ा कदम उठाने वाला इस लड़के को तो अगर मौत की भी सज़ा दी जाए तो वो भी शायद कम रहेगी। खैर ये तो रही कोर्ट की बात। फ़िलहाल पुलिस ने उस लड़के को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। ये आप लोग बताइए उस लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए? दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।